हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन कक्षा 11 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के भाग नंबर 19 को शुरू करेंगे। कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के भाग नंबर 19 को शुरू करेंगे। और ये हमारा जो लेसन है उसका सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी और उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में अपन क्या क्या देखने वाले हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास विषय वस्तु थी। इसमें हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया। रसायन विज्ञान का महत्व कंप्लीट हो गया अपना, द्रव्य की प्रकृति कंप्लीट हो गई, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी तरीके से आपको बोर्ड पर समझाया था, नोट्स भी आपको अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवाए थे। ध्यान रखना, इसमें से 1-2 प्रश्न उठा लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको तैयार करके रखना। बात करेंगे आज 1.9 टॉपिक प्रतिशत संगठन की। प्रतिशत संगठन की क्या है? प्रतिशत संगठन, इसके अंतर्गत यानी इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, उन सब बातों पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि अपना चैनल, अपनी फैमिली बड़ी हो सके। शुरुआत करते हैं प्रतिशत संगठन से। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रतिशत संगठन में। अपन प्रतिशत संगठन है क्या और इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। तो अपना टॉपिक क्या है? 1.9 प्रतिशत संगठन। ठीक है। अब जो प्रतिशत संगठन है, इसमें पहला टॉपिक तो यही पढ़ना है कि प्रतिशत संगठन है क्या, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि भाई मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान, ये टॉपिक है। मतलब ये जो अपना प्रतिशत संगठन टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्रतिशत संगठन जो टॉपिक है इसके अंदर अपन को 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला प्रतिशत संगठन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। फिर दूसरा मूलानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान, इन दोनों में क्या अंतर है, या फिर अपन आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं और चाहे तो आणविक सूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि मूलानुपाती एक सूत्र है और आणविक भी एक सूत्र है ना। तो दोनों में अपन जानेंगे कि एक यौगिक का, अभी तक हम आणविक सूत्र के विषय में जान रहे थे, है ना। जल का आणविक सूत्र क्या होता है? H2O होता है ना। और अपन अब एक दूसरे सूत्र के बारे में जानेंगे जिसका नाम क्या है? मूलानुपाती सूत्र। देखेंगे, जानेंगे ये नया सूत्र है क्या, किस प्रकार से इसे ज्ञात करता है, और मूलानुपाती सूत्र की सहायता से किस प्रकार से आणविक सूत्र को भी ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और बहुत इम्पोर्टेंट भी होने वाली है। शुरुआत करते हैं प्रतिशत संगठन से कि भाई प्रतिशत संगठन किसे कहते हैं। तो परिभाषा से शुरुआत करेंगे, फिर परिभाषा को आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। नोट्स की दिक्कत नहीं है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको लास्ट में मिल जाएगी और बाकी मैं आपको स्क्रीनशॉट खींचने का मौका भी दे दूंगा। चलिए परिभाषा को समझते हैं। किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन द्रव्यमान अनुसार उसके 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक संगठक का सापेक्ष द्रव्यमान होता है। बड़ी कठिन परिभाषा है, लेकिन ध्यान से समझेंगे। किसी भी यौगिक का, कोई सा भी यौगिक हो, H2O हो, ग्लूकोज का हो, जल हो, है ना, मेथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, कुछ भी हो, कोई सा भी यौगिक हो, NaCl हो, कुछ भी हो, किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन क्या होता है वो समझिए। द्रव्यमान अनुसार, यानी कि द्रव्यमान के अनुसार उसके, यानी किसके, यौगिक के 100 भाग में, मान रहे हैं जो
यौगिक है, मान लेते हैं H2O एक यौगिक है हमारे पास, उसका 100 भाग है। 100 भाग का मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 100 है। 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक संगठक मतलब होता है यौगिक जिन घटकों से मिलकर बना है, वो घटक क्या कहलाते हैं, संगठक कहलाते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या कहलाते हैं, संगठक कहलाते हैं। तो हमारे पास एक यौगिक था, कौन सा यौगिक था भाई, H2O का यौगिक था। तो H2O के संगठक कौन कौन से होंगे, H2O किन किन से मिलकर बनता है, जवाब देंगे एक तो हाइड्रोजन से और दूसरा ऑक्सीजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या हो गए, संगठक हो गए। किसके, जल के संगठक हो गए। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उसके यानी यौगिक के 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक संगठक का सापेक्ष द्रव्यमान होता है प्रतिशत संगठक। यानी कि वापिस से दोबारा समझेंगे, एक यौगिक है हमारे पास, मान लेते हैं उसका जो द्रव्यमान है वो 100 है। ठीक है, तो उस 100 भाग में से प्रत्येक, क्योंकि जल अकेले नहीं बनता, जल किन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान ही, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का प्रतिशत, मान लीजिए हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो कितना मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं 50 ग्राम हाइड्रोजन का द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है। तो 50-50 मिलकर कितने हो गए, 100 ग्राम हो गए, है ना। तो H2O का मान लेते हैं 50 ग्राम हाइड्रोजन का द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम है। अब बातों को ध्यान से समझना, जब हम द्रव्यमान को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं, यानी 100 भाग में से, द्रव्यमान के पूरे 100 भागों में से 100 भाग में से हाइड्रोजन का कितना % भाग है, जब हम इसकी बात करते हैं तो अभी हम आराम से गणना कर पा रहे हैं कि यदि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है, तो हाइड्रोजन का जो प्रतिशत होगा, द्रव्यमान का जो प्रतिशत होगा, पूरे 100 में से कितना प्रतिशत होगा, 50% होगा, है ना। जो हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा वो 50% होगा, और यही 50% क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रतिशत संगठन कहलाता है। यही 50% क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। और ये जो 50% था, ध्यान से समझना, और ये जो 50% था वो था क्या, वो हाइड्रोजन का द्रव्यमान था। किसके सापेक्ष, 100 के सापेक्ष। उसके पूरे हाइड्रोजन के पूरा जो द्रव्यमान था उसके सापेक्ष क्या था, द्रव्यमान था। सीधे सीधे समझा। चलिए इस बात को और अच्छी तरीके से समझते हैं, इसी H2O के एग्जाम्पल को लिखकर समझते हैं। अभी अपन ने दिमाग के स्तर पर समझा, दिमाग के तल पर समझा, अब लिखने के तल पर समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं अपने पास क्या है, H2O है, एक यौगिक है H2O। ये दो कण मतलब दो संगठक से मिलकर बना है। इसका जो द्रव्यमान है मान लेते कितना है, 100% है। ठीक है, H2O का जो द्रव्यमान है वो कितना है भाई, 100% है। ध्यान देंगे स्क्रीन पर। ठीक है, अब ये जो H2O है वो दो संगठक से मिलकर बना है। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है संगठक, है ना। तो दो संगठकों से मिलकर बना हुआ है। पहला जो संगठक है वो है H2 और दूसरा जो संगठक है वो है ऑक्सीजन यानी O। पहला है H2 और दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, अब H2O का जो H2 जो है मान लेते हैं 50% भाग क्या है इसका, 50% द्रव्यमान है, और उस द्रव्यमान को हमने प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, ग्राम हटा के सिर्फ हमने परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी नहीं करा अभी तक। हाइड्रोजन का कितना मान लिया, 50% मान लिया, और ऑक्सीजन का भी कितना मान लिया, 50% मान लिया। अरे भाई, H2O का यदि 100% माना हमने द्रव्यमान है, हमने H2O का द्रव्यमान कितना माना, 100% माना, और हाइड्रोजन का मान लें कि 50% है, तो बचा कितना, और 100 में से 50 गए, 50 बचा, तो 50 किसका होगा, दूसरे संगठक का होगा जिनसे वो मिलकर बना है। ठीक है, तो 50 किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, और ये जो 50% है, यही जो 50% है वो क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। बातें क्लियर हो रही है क्या, मतलब कि
जो भी संगठक का यानी किसी भी यौगिक, जो भी यौगिक जैसे NaCl है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का, तो NaCl दो संगठकों से मिलकर बनता है, एक Na और दूसरा Cl। हमने ये सीख कर आ चुके हैं, पिछले कालांशों में हमने ये सीखा, पिछले वाले वीडियोस लेक्चर में हमने ये सीखा कि किसी भी यौगिक में से किसी भी संगठक तत्व का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, ये हमने सीख कर आ चुके हैं, ठीक है ना। तो द्रव्यमान तो ज्ञात करना हमें आता है, लेकिन प्रतिशत संगठन कैसे ज्ञात करते हैं प्रत्येक तत्व का, ये नहीं आता। यही हमें को सीखना है, और ये कहाँ आपको उपयोग आएगा वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो यहाँ हमने देखा कि H2O जो है ना, H2O में किस किस से संगठक से मिलकर बनता है, एक तो H2 और एक ऑक्सीजन, है ना, इन दोनों से मिलकर बनता है। मान लेते हैं H2O का कोई द्रव्यमान, H2 का यानी हाइड्रोजन का कोई द्रव्यमान था, और वो द्रव्यमान 100 में से 50% घेर के रख रहा है, और ऑक्सीजन कितना 50% घेर के रख रहा है। तो ये जो 50% अपन ने निकाला, ये जो 50% अपन ने निकाला, ये क्या होता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन द्रव्यमान अनुसार उसके 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक संगठक का सापेक्ष द्रव्यमान होता है, वही द्रव्यमान होता है, बस उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। बातें क्लियर। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने ये तो मान कर अभी बताया, अभी हर एक उसमें बात कर रहे थे, आप मान रहे थे कि हमने हाइड्रोजन का 50% माना, हमने ऑक्सीजन का 50% माना, लेकिन सर मानने से काम नहीं चलता है, मानने से काम नहीं चलता है। हमारे को यदि बोल दिया गया कि H2O एक यौगिक है, इसमें H2O का प्रतिशत संगठक ज्ञात करो, प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो यही अपना दूसरा प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है साहब, हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं। सीधा साधा सिंपल प्रश्न है कि प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे फॉर्मूले को अपन को याद करना है और समझना है कि फॉर्मूला किस प्रकार से अप्लाई करना है, सवालों पे किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो सूत्र क्या है, सूत्र लिखेंगे सारे बच्चे। सूत्र है यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, जिस तत्व का प्रतिशत संगठन हमें ज्ञात करना है, जिस तत्व का प्रतिशत संगठन हमें ज्ञात करना है, उस तत्व का द्रव्यमान गुणा 100 बटा यौगिक का मूलर द्रव्यमान। क्या है भैया, सूत्र क्या है, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान गुणा 100 बटा यौगिक का मूलर द्रव्यमान। चलिए एक सवाल से इसको समझते हैं। एक उदाहरण है मेरे पास, जल यानी H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। एक सवाल आया है मेरे पास, जल है मेरे पास H2O, अब वहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर लिख रखा है H2O, यहाँ पर मैंने लिख रखा है H2O, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे सवाल आएगा, जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। हाइड्रोजन यानी जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। तो इस स्थिति में आपको इसका जो आणविक सूत्र होता है वो पता होना चाहिए। आणविक सूत्र की सहायता से ही अपन प्रतिशत संगठन होता है, प्रतिशत संगठन जो होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर मेरे को जल दे रखा है, ठीक है, H2O दे रखा है। H2O में अपन को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की प्रतिशत संगठन ज्ञात करनी है कि भाई हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है और वो पूरे 100 में से कितना प्रतिशत घेर के रखता है, यानी पूरे 100 में से हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है। सरल भाषा में कहें तो ये अपन को निकालना है। तो हल देखेंगे इसका। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। H2O यानी पूरे का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपन ने पहले वाले में क्या माना था, अभी जब अपन ने एग्जाम्पल देखा था, प्रतिशत संगठन की परिभाषा को समझा था एक एग्जाम्पल से, उसमें मैंने क्या बोला था, माना था कि H2O का 100% क्या है, द्रव्यमान है। तो वहां अपन ने माना था, लेकिन मानने से काम बनेगा नहीं, अपन को H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मैंने आपको पहले बता रखा है।
किसी का यदि किसी परमाणु का यदि द्रव्यमान निकाल लें तो उसको परमाणु की द्रव्यमान कहते हैं। यदि किसी अणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो उसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं, है ना। और जब हम किसी, ये क्या है, एक अणु है, या तो इसको आणविक द्रव्यमान कह लो आप, या इसे मोलर द्रव्यमान कह लो, या हम क्या कह रहे हैं, मोलर द्रव्यमान कह रहे हैं। तो H2O का हमारे को मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा, यानी 100% ज्ञात करना पड़ेगा कि पूरे यौगिक का 100% द्रव्यमान कितना है। फिर अपन उसमें से देखेंगे कि साहब हाइड्रोजन का कितना भाग है और ऑक्सीजन का कितना भाग है। चलिए, तो H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया था। तो जो हाइड्रोजन परमाणु है इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं, तो 2 गुणा 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, कुछ नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर 16 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, कितना आएगा, 16 आएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा भाई, H2O का पूरा आ जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल। H2O यौगिक का टोटल 100% जो द्रव्यमान निकला वो कितना है, 18 ग्राम प्रति मोल निकला। अब 18 ग्राम में से, यानी 18 में से देखेंगे अपन कि हाइड्रोजन का कितना भाग है, हाइड्रोजन के कितने परसेंट है और ऑक्सीजन के कितने परसेंट है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं कि हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशत और प्रतिशत संगठन ये दोनों ही शब्द समान है। एक बार वापस से समझ लीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, मैं प्रतिशत संगठन निकाल रहा हूं। बातों को ध्यान से समझो। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान। तो यौगिक में H2O यौगिक में हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान है भैया, कितना है, 2 निकाला तो 2 लिख लीजिए, गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे, बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि सवाल में यौगिक का मोलर द्रव्यमान मुझसे पूछा था, इसलिए सबसे पहले मैंने मोलर द्रव्यमान ज्ञात करा। मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकलेगा, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान। तो यौगिक यानी H2O यौगिक था, उसमें हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान था भाई, हाइड्रोजन का मेरे पास 2 था, फिर अपन 100 लगाया बटा 18, तो कितना मेरे पास आंसर आ गया भाई, 11.11%। तो 18 ग्राम में से 18 ग्राम प्रति मोल में से 11.11 यानी 11.11 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन रिजर्व करता है ना। हाइड्रोजन का कितना है इसमें, 11.11%। इतना भाग किसका है, हाइड्रोजन का है। और पीछे जो बचा वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो ऑक्सीजन का भी ऐसे ज्ञात कर लो। ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो यौगिक में ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 16 था, यह निकाला था ना अपन ने। देखो यहाँ पर ने क्या निकाला था, 16 निकाला था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, गुणा 100 लगा देंगे, बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान क्या निकाला था, 18 ग्राम प्रति मोल निकाला था, तो 18 ग्राम लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई अपने पास, 88.89%। तो पीछे कितना बचेगा, 100 में से यदि 11.11% निकाले तो कितना बचेगा, 88.89%। 1% हमेशा आपके बचेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं होती केमिस्ट्री में। 99.99% आ जाएगा आपका आंसर, लेकिन 1% हमेशा बचेगा। अब आप बोलेंगे सर मैंने तो बिल्कुल शुद्धता से कैलकुलेटर से कर एकदम फोकस करके सवाल को सॉल्व करा था, फिर भी मेरे 99.99% आए, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको जब आपको बता रहा था, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करा था अपन ने, तब मैंने आपको बताया था कि द्रव्यमान को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो द्रव्यमान को कैलकुलेट सापेक्ष विधि द्वारा किया जाता है। द्रव्यमान सापेक्ष विधि है ना, इसके द्वारा किया जाता है, सापेक्ष विधि के द्वारा। यानी किसी एक का अपन ने क्या कर लेते हैं, किसी एक परमाणु का द्रव्यमान अपन मानते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से मानते हैं, मानकर उसके आधार उसके सापेक्ष अन्य का अपन को क्या क्या करना पड़ता है, अन्य जो पदार्थ हैं, अन्य जो तत्व हैं, उनका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं अपन। तो इस स्थिति में अपन ने जो पहला जो तत्व था जिसके सापेक्ष अपन ने अन्य जितने भी तत्व हैं उनका द्रव्यमान ज्ञात किया था, तो पहले तत्व का अपन ने माना था, इसलिए हम 1% क्या करते हैं,
उसको लैग करते हैं, उसको छोड़ते हैं कि 1% हो सकता है हमारे से गलती हो, इसलिए 99.99% हमारा आंसर आता है। तो आशा करता हूँ प्रतिशत संगठन आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग एक और सवाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे सवाल आया, एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? अब पहले ये पता होना चाहिए कि एथेनॉल का आणविक सूत्र क्या होता है। उसके आधार पे तो आप पहले मोलर द्रव्यमान ज्ञात करोगे, उसके बाद ही तो सारा काम होगा। जब तक यदि हमारे पास आणविक सूत्र नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने संकेत में लिख रखा है, एथेनॉल का जो आणविक सूत्र होता है वो कितना होता है? C2H5OH। इसके आधार पर अपन इसका पहले मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, देन हर एक तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करेंगे। कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया और ऑक्सीजन का हो गया, तीन ही तत्व दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें संगठक तत्व कौन कौन से हैं इस यौगिक में? एथेनॉल में संगठक तत्व कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है। तो संगठक तत्व कौन कौन से भाई? एक तो हाइड्रोजन, ये एक कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ये ऑक्सीजन हो गया अपना। ठीक है, तीन संगठक तत्व है। तो इनके प्रतिशत संगठन या फिर हम कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत हमारे को ज्ञात करने। तो ज्ञात करते हैं भाई। सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। सूत्र, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान गुणा 100 बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो इस सूत्र से अपन करेंगे। तो मोलर द्रव्यमान पहले ज्ञात करते हैं। C2H5OH का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12.01। वैसे अपन 12 यूज करते हैं, लेकिन यदि अपन को एग्जैक्ट चाहिए, यानी 100 में से 100 उत्तर आना चाहिए, तो अपन सारे के सारे जो मान हैं वो एग्जैक्ट लेंगे। जैसे कार्बन का एग्जैक्ट द्रव्यमान कितना होता है? 12.01 होता है। कार्बन यौगिक में कितने दिख रहे हैं भाई? 2 दिख रहे हैं, तो अपन 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस लगाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? एक पास तो यहीं हो गए और एक हाइड्रोजन ये रहा, यानी 6 हाइड्रोजन हो गए। और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.008। कितना होता है भाई? 1.008। तो 6 का कितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर लो। प्लस ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो यहाँ पर यौगिक में कितने ऑक्सीजन दे रखे हैं देख के बताओ। एक दे रखा है, तो वहाँ पर अपन 16 को किससे गुणा करेंगे? 1 से, तो कितना आएगा? 16 आएगा। सॉल्व करेंगे, मोलर द्रव्यमान अपने सामने होगा। कितना होगा? 46.068। यानी कि एथेनॉल जो है उसका जो कुल द्रव्यमान है, टोटल जो द्रव्यमान है, 100% जो द्रव्यमान है वो कितना निकल कर आया? 46.068 ग्राम आया। ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अपन मोलर द्रव्यमान निकालने, या मैंने आपको आणविक सूत्र निकालना बता दिया। देखो, आणविक सूत्र, मोलर द्रव्यमान दोनों एक समान ही। मैंने आपको बताया था परमाणिक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, ये तीनों के तीनों ही मोलर द्रव्यमान के बराबर होते हैं। दिक्कत, परेशानी कहाँ आती है, यानी कि अंतर दोनों में कहाँ है? परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान, इनमें हम क्या लिखते हैं? ग्राम लिखते हैं। और मोलर द्रव्यमान में हम क्या लिख देते हैं? इसको, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान हम ATM में लिखते हैं। और जब हम मोलर द्रव्यमान लिखते हैं तो उसको ग्राम में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझेंगे। तो 46.068 ग्राम क्या हो जाएगा इसका? C2H5OH, यानी एथेनॉल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन एक एक करके कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन, इन तीनों का क्या निकालेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशत संगठन निकालेंगे। तो सबसे पहले कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। तो सूत्र क्या कहता है? यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान। तो कार्बन का, एथेनॉल यौगिक में द्रव्यमान कितना है भाई? 24.02 है ना? 24.02 ही तो है। ये अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 24.02 आएगा। तो ये लिख लिया अपन ने, गुणा 100 बटा मोलर द्रव्यमान। तो ये मोलर द्रव्यमान लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 52.14%। तो 52.14% क्या होगा? 100% में से, एथेनॉल के 100% द्रव्यमान में से
एथेनॉल के 100% द्रव्यमान में से 52.14% क्या निकला? 52.14% किसका भाग है भाई? कार्बन का भाग है। किसका भाग है? कार्बन का भाग है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन का भाग देखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो हाइड्रोजन का जो उस यौगिक में जो द्रव्यमान है वो लिखेंगे बटा मोलर द्रव्यमान गुणा 100, तो इसका निकला 34.728%। 34.728%। 100% एथेनॉल में से 34.72% भाग किसका है भाई? हाइड्रोजन द्रव्यमान का है। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान प्रतिशत है वो है, यानी कि हम यहाँ पर कुल मिला के जो द्रव्यमान का जो परसेंट है, द्रव्यमान का जो परसेंट है कि कितना परसेंट द्रव्यमान यौगिक में है, वो जानने के लिए हम इसमें जो प्रतिशत संगठन है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों किया जाता है वो भी आपको ज्ञात होगा। ये क्यों किया जाता है? इसके माध्यम से हम मूलानुपाती जो सूत्र है उसको ज्ञात करते हैं। कैसे? अभी पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन का अपने आप निकाल सकते हैं। होमवर्क है आपके लिए। कार्बन का मैंने निकाल के बता दिया, हाइड्रोजन का निकाल के बता दिया। अब ऑक्सीजन जो तत्व है उसका निकाल कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किस किस का सही है, फिर मैं उसको बताऊंगा कि भाई आप लोगों का सही है। ठीक है, चलिए अब अपन जो दूसरा टॉपिक है अपना मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान, इसको शुरू करते हैं। अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि जो प्रतिशत संगठन है वो किस प्रकार से निकालते हैं। प्रतिशत संगठन होता क्या है? एक यौगिक होता है, यौगिक का जो 100% द्रव्यमान होता है उसमें से प्रत्येक संगठक तत्व का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वही क्या कहलाता है? प्रतिशत संगठन कहलाता है। यानी कि 100 भाग में से जो प्रत्येक संगठक तत्व है वो कितना परसेंट है पूरे 100 में से। जैसे अभी अपन ने समझा था हाइड्रोजन जो H2O यौगिक था उसमें 50% हाइड्रोजन का था और 50% ऑक्सीजन का था। इस प्रकार से अपन ने सवाल सॉल्व करें। प्रतिशत संगठन ज्ञात कैसे किया जाता है? सूत्र क्या है? सूत्र है यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान गुणा 100 बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, बड़ा ही सिंपल फंडा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, परेशानी की बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक द्रव्यमान की। तो सबसे पहले जानते हैं मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। तो परिभाषा कहती है मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित यानी H2O में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं से तात्पर्य है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। यानी हाइड्रोजन का कितना अनुपात है, ऑक्सीजन का कितना अनुपात है, उसके सरल, यदि अपन उसको सरल मान लीजिए हाइड्रोजन H2O एक यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन का 4 है, यानी हाइड्रोजन के मतलब यहाँ पर अगर अपन समझे H2O में समझे तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। तो इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो H2O होगा, क्योंकि सरलतम है ना भाई, क्योंकि सरलतम है ना। अब इसी प्रकार से यदि अपन आणविक सूत्र पर चर्चा करें तो आणविक सूत्र क्या बताता है? मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है? अनुपात के विषय में बताता है। यदि मान लो एक यौगिक ऐसा है जिसमें पहला जो संगठक तत्व है, एक यौगिक मान लेते हैं, जैसे एक यौगिक में A4B6 ये ले लेते हैं, है ना, A4B6 एक ऐसा यौगिक मान लेते हैं। अब मूलानुपाती सूत्र ये तो मान लेते हैं, ये जो है ना, ये जो सूत्र लिखा है मैंने, ये इसका आणविक सूत्र कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है भाई? आणविक सूत्र कहलाता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं मूलानुपाती सूत्र की। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? अब ये जो परमाणु है ना, ए के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? ये जो ए अणु है, ए अणु के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं? 4 परमाणु भाग ले रहे हैं। एक ए प्लस 2A प्लस तीसरा ए प्लस चौथा ए, ये 4 परमाणु भाग ले रहे हैं।
इसी प्रकार से बी के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं भैया, 6 परमाणु भाग ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 6, या 6 ले रहे हैं या 4 ले रहे हैं। अब यदि हम इसका अनुपात निकालें, 4 और 6 का जब अपन अनुपात निकालें तो कितना निकलेगा, 4/6, यानी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2:3 जो अनुपात आया अपने पास, 2:3 आया। तो ये जो अनुपात निकला, इस अनुपात को अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे ए बी में। तो ए का अनुपात कितना निकला, ए कितनी बार कटा था, 2 बार ना, तो 2, बी कितना निकलेगा, 6 था, तो इसका अनुपात सरल अनुपात कितना हुआ, 3। तो यही इसका क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। समझ में आ रहा होगा आपके, और समझाते हैं अच्छी तरीके से, देखना। अभी पहले मूलानुपाती सूत्र की जो परिभाषा है उसको समझिए। मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। यानी इसमें हमारे को क्या पता चलता है, विभिन्न परमाणु होते हैं, है ना, उनके सरलतम अनुपात को व्यक्त करता है। लेकिन दूसरी तरफ ही जो हमारा आणविक सूत्र होता है वो क्या बताता है, आणविक सूत्र के विषय में बोला गया है कि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के, ध्यान से समझेंगे, विभिन्न प्रकार के परमाणु की सही संख्या को दर्शाता है, यानी कि एग्जैक्ट संख्या को बताता है। आणविक सूत्र से हमारे को क्या पता चलता है कि जो ये यौगिक है वो, ये जो तत्व हैं, इनके इतने परमाणु से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H2O यहाँ पर ये जो सूत्र अपन लिख रहे हैं ये क्या है, एक आणविक सूत्र है। तो आणविक सूत्र से हमें पता क्या चलता है, जब हम आणविक सूत्र लिखते हैं, जब हम H2O बोलते हैं और जब हम H2O लिखते हैं, तो H2O से हमारे को पता क्या चलता है, H2O से हमें ये पता चलता है कि अभिक्रिया में यौगिक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु भाग ले रहा है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु भाग ले रहा है। बात करते हैं NaCl की, तो यह क्या कहलाता है, सूत्र द्रव्यमान कहलाता है। तो सूत्र द्रव्यमान से हमें ये पता चलता है कि Na का 1 अणु भाग ले रहा है, Cl का 1 अणु भाग ले रहा है, ठीक है ना। Na का 1 परमाणु भाग ले रहा है और Cl का 1 परमाणु भाग ले रहा है। तो आणविक द्रव्यमान, आणविक सूत्र से ये पता चलता है। और मूल अनुपाती सूत्र से क्या पता चलता है, उन परमाणुओं की संख्या का अनुपात पता चलता है। मान लीजिए H2O है, H2O है, इसका जो H2O में हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने भाग ले रहे हैं, 1 परमाणु। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु भाग ले रहा है। इनका जो अनुपात होगा, अनुपात कैसे निकलेगा, 2:1 से। तो 2:1 का जो अनुपात होगा और उसके आधार पर जो अपन सूत्र बनाएंगे वो ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। बातें क्लियर हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, एक यौगिक है मेरे पास A6B4, ठीक है, एक यौगिक है मेरे पास, है ना, ये यौगिक है। तो इसमें A के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 6, B के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 4। इनका अनुपात निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी 3:2 आया। अब नया जो अनुपात निकला, क्या इस अनुपात को और अधिक विभाजित किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता। क्या ये पूर्ण है, पूर्ण यानी पूरा का पूरा है, आधा तो नहीं है। 3 यदि आधा तो नहीं, 3/2 तो नहीं है, 2 आधा तो नहीं है, नहीं है साहब, पूरा पूरा 3 पूरा पूरा दिख रहा है, 2 पूरा पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो लिख रहा है परमाणु के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात। तो पूर्ण संख्या अनुपात ये निकल गया, जो अधिक विभाजित नहीं हो सकता, तो 3:2 ये निकल गया। अब इस अनुपात के आधार पर ये जो यौगिक है इसको सेटलमेंट करना है, इसको एडजस्ट करना है। तो अब नया जो सूत्र निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए का कितना अनुपात आया, नया निकल के 3 आया, तो यहाँ 3 लिखेंगे। बी का कितना आया, 2 आया भाई, 2 लिखेंगे। तो A3B2 ये क्या हो जाएगा, अपना मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो ये अंतर है आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के अंदर। क्या बातें क्लियर हो रही है क्या। अब यहाँ पर मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको ये समझा दिया कि मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में अंतर क्या है, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा
कि मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र में कोई एक अंतर या दो अंतर लिखेंगे, तब आप क्या करेंगे, तब आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए नोट्स में अपन लिखेंगे, और उससे पहले अपन समझते हैं एक उदाहरण। जैसे मैंने आपको अभी A6 और B4 का एक उदाहरण दिया, ये अपन ने कल्पना के तौर पर रखा। लेकिन अब अपन समझते हैं, एक ग्लूकोज लेते हैं, जैसे जल होता है ना वैसे ग्लूकोज लेते हैं। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो दो प्रकार से अपन लिख सकते हैं। एक तो मूलानुपाती सूत्र हो सकता है इसका, और एक हो सकता है आणविक सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे होता है ग्लूकोज का वो समझते हैं। मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O। जो ग्लूकोज का, यदि आप देखेंगे ग्लूकोज का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो होता है CH2O, है ना। अब CH2O जो है ये इसका क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है। और वहीं ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, वहीं क्या होता है C6H12O6। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर, आप देख सकते हैं दोनों में अंतर। ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र है वो क्या है, C6H12O6। वैसे व्यवहारिक तौर पर अपन जो आणविक सूत्र जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। रसायन विज्ञान में ज़्यादातर हम आणविक सूत्र जो होता है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र की बात सिर्फ अध्याय नंबर 1 में ही होगी। बाकी जो आणविक सूत्र है, सूत्र द्रव्यमान है और परमाणु द्रव्यमान है, इसकी बात हमारे चलती ही रहेगी, पूरी केमिस्ट्री में चलेगी। तो यहाँ पर आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में मोटा मोटा अंतर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 6 कार्बन है, अनुपात 12, अनुपात 6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 के पारे से कट रहा है, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, तो 1:2 अनुपात 1, 1:2 ये अनुपात निकल के आए। अब इस अनुपात के आधार पर अपन क्या सेट करेंगे, ये जो ग्लूकोज का जो सूत्र है वो सेट करेंगे। तो ग्लूकोज में जो संगठक तत्व है वो कौन कौन से हैं, एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का जो नया अनुपात निकल कर आया वो कितना आया, 1 आया, तो 1 लिखा अपन ने। हाइड्रोजन का कितना निकल कर आया, 2 आया, तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र में 2 लिखा अपन ने। ध्यान से देखेंगे ऑक्सीजन का कितना आया निकल के, 1 आया, तो अपन ने 1 लिखा। तो यही अपन ने CH2O किया। तो आप यहाँ पर समझ रहे होंगे मूलानुपाती सूत्र निर्भर है आणविक सूत्र पर, और आणविक सूत्र निर्भर है मूलानुपाती सूत्र पर। कैसे, अभी अपन समझेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ में आया क्या सबको। अब यहाँ पर आप नोट्स लिखेंगे और नोट डालेंगे। एक महत्वपूर्ण नोट है, इसको लिखेंगे। पहला नोट है, यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। आ गई ना। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा प्रतिशत संगठन कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आएगा, यहाँ काम आएगा, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने में काम आएगा। क्या बोल रहे हैं, यदि किसी यौगिक में, कोई भी यौगिक है, में उपस्थित सभी तत्वों का यदि हमारे को द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं। सूत्र बताएंगे एक बार वापस से। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में जिस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उस तत्व का द्रव्यमान गुणा 100 बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान। ये सूत्र है अपने पास। बातें क्लियर है। चलिए, तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हमें आता है, तो द्रव्यमान प्रतिशत की सहायता से हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं बात करेंगे। उससे पहले दूसरा नोट लिखेंगे। दूसरा नोट है, यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का मूलर द्रव्यमान ज्ञात हो, यदि किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों का मूलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। या द्रव्यमान, या यहाँ पर आप सूत्र भी लिख सकते हैं, आणविक सूत्र भी ज्ञात किया जा सकता है ना। मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है। क्या बोला हमने, यदि कोई यौगिक है मेरे पास, जैसे H2 यौगिक है, इसमें प्रत्येक तत्व का मूलर द्रव्यमान यदि मुझे ज्ञात है, वैसे तत्वों का प्रत्येक परमाणु का जो मूलर द्रव्यमान कह लो या फिर परमाणु द्रव्यमान कह लो, प्रत्येक तत्व का यदि परमाणु द्रव्यमान हमारे को ज्ञात है
तो हम क्या मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारे फंडामेंटल्स सारे ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। अब मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करने के लिए 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स, ओनली 5 स्टेप्स जो आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने में मदद करेंगे। किस प्रकार से, वो 5 स्टेप्स कौन कौन से देखते हैं। जो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदलना। सवाल में आपको यौगिक होगा, यौगिक में प्रत्येक संघटक तत्व के प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत आपको दे दिए होंगे। सबसे पहला काम आपका होगा उन द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में परिवर्तित करना, ग्राम में बदलना। कैसे बदलते हैं, सिर्फ परसेंटेज का चिन्ह हटाकर ग्राम का चिन्ह लगाना है, दैट्स इट। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप, प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में बदलना। जैसे H2O हमारे पास एक यौगिक है, तो हाइड्रोजन जो तत्व है उसमें मोल कितने होंगे ये पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे ये पता होना चाहिए, ये ज्ञात करना है। दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप है ऊपर प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। यानी कि जो अपन ने मोलों की संख्या ज्ञात करी थी, मान लीजिए हाइड्रोजन की, अपन H2O का उदाहरण लेते हुए चल रहे हैं, तो मान लीजिए हाइड्रोजन में मोल निकले 2, हाइड्रोजन में मोल निकले 1, हाइड्रोजन के कितने मोल निकले 1 और ऑक्सीजन का कितने मोल निकले 2। तो क्या बोला जा रहा है, ऊपर प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना। अब हाइड्रोजन के कितने मोल थे 1, ऑक्सीजन का कितना मोल था 2। अब इन दोनों में से छोटा कौन है, हाइड्रोजन के मोल। तो हाइड्रोजन का जो मोल है उसका भाग लगाएंगे हाइड्रोजन के मोल में भी और ऑक्सीजन के मोल में भी, और जो आंसर आएगा उसको सेपरेटली लिखेंगे। तो फिर अब चौथा स्टेप क्या है, सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्याओं को, जो संख्या हमारे को विभाजित करके प्राप्त हुई, जो अपन ने सेपरेट लिख रखी थी, प्राप्त संख्याओं को उसके साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र लिखिए। जो अपन को प्राप्त जो सेपरेट अंक थे, अब उसको अपन को तत्व के साथ जो चिन्ह होता है उसमें डालेंगे, और जो प्राप्त जो अपने पास सूत्र होगा वही क्या होगा, उसका मूलानुपाती सूत्र होगा। समझ में आया साहब। 5 स्टेप्स हैं, ओनली 5 स्टेप्स। चलिए सर, आपने मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के 4 स्टेप तो बता दिए, 5वां स्टेप्स क्या है। 5वां स्टेप आपको ये बताता है कि मूलानुपाती सूत्र की सहायता से आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करें। मूलानुपाती सूत्र की सहायता से आणविक सूत्र कैसे ज्ञात करें। तो आणविक सूत्र लिखना ये अपना 5वां स्टेप हो सकता है, कि यदि आपसे बोल दिया गया मूलानुपाती सूत्र की सहायता से आणविक सूत्र लिखिए, तब आप क्या करेंगे, तो वो भी तो आपको ज्ञात करना आना चाहिए ना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे साहब, वो ऐसे ज्ञात करेंगे, 5वें स्टेप में अपन उसको सीखेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। अब अपन इन 5 स्टेप्स को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद अपन एंड करेंगे, ठीक है, अपनी आज की सभा। तो भाई एक उदाहरण आपको दे रखा है, एक यौगिक में 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। इसका मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है। इसके मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र क्या होंगे वो लिखिए। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपको द्रव्यमान दे दिया, मोलर द्रव्यमान दे दिया और द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया प्रत्येक संघटक तत्व का, और अब आपसे सूत्र पूछ लिया गया कि सूत्र क्या होगा। मूलानुपाती सूत्र भी पूछ लिया गया और आणविक सूत्र भी पूछ लिया गया। तो एक एक कर अपन ज्ञात करेंगे किस प्रकार से, आपके सामने ही सॉल्व होगा और आपको दिमाग लगाना है, पूरा फोकस करके देखना है। सबसे पहले लिखेंगे हल, और सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बोला है कोई भी न्यूमेरिकल करो तो सबसे पहले दिया है वो लिखेंगे और ज्ञात क्या करना है वो लिखेंगे। तो दिया है, सवाल में अपन को जो जो दिया गया है वो लिखेंगे।
तो हेडिंग डालेंगे दिया है। क्या क्या दिया है? हाइड्रोजन कितने परसेंट दिया है? 4.07%। कार्बन कितने परसेंट दिया है? 24.27%। क्लोरीन कितना दिया है? 71.65%। और यौगिक का मोलर द्रव्यमान कितना दे रखा है? 98.96 ग्राम। बातें क्लियर? इतना ही दे रखा है, इतना ही डेटा अपन को दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है ना? बस ठीक है, चलिए दिया है वो तो लिख दिया, ठीक है, दिया है वो तो लिख दिया। अब अपन लिखेंगे ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात क्या करना है भाई? मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे सवाल को, तो दिमाग में भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, लिख पाएंगे आप अच्छी तरीके से, और जो एग्जामिनर है वो भी आपको फुल में से फुल मार्क्स देगा इस प्रकार से लिखेंगे। तो दिया क्या है वो लिख लिया, ज्ञात क्या करना है वो लिख लिया। अब एक एक करके अपन जो ज्ञात करना है उसको डिटेल से लिखेंगे। तो सबसे पहले दो चीजें अपन को ज्ञात करनी है, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। तो सबसे पहले अपन मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? मूलानुपाती सूत्र। और हमें पता है कि मूलानुपाती सूत्र 5 स्टेप से कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप नंबर फर्स्ट लिख रखा है, द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदलना। जितने भी द्रव्यमान प्रतिशत दे रखे हैं आपको, जितने भी परसेंटेज में आपको दे रखा है, उन सबको एक बार आप किस में? ग्राम में चेंज कर लो। तो हाइड्रोजन को 4.07% है, तो हाइड्रोजन को ग्राम में चेंज करेंगे तो 4.07 ग्राम हो जाएगा। कार्बन का 24.27 ग्राम हो जाएगा। क्लोरीन का 71.65 ग्राम हो जाएगा, है ना? तो ये अपन ने स्टेप नंबर फर्स्ट जो था अपना, वो अपन ने कंप्लीट करा। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदलिए, तो अपन ने कंप्लीट करा। चलिए अब स्टेप नंबर सेकंड पे पढ़ते हैं। स्टेप नंबर सेकंड कहता है कि प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या में बदलना है। प्रत्येक तत्व जो है उसमें कितने मोल उपस्थित हैं वो बताइए। अब यहाँ पर आपको मोल संकल्पना काम आएगी। यहाँ पर आपकी क्या काम करेगा? मूल संकल्पना काम करेगी। अगर आपको मूल अवधारणा पता है, यदि आपने अभी तक प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो मूल संकल्पना, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है भाई। द्रव्यमान हमें दे रखा है, मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? 2 तरीके हैं, देखेंगे। मोलों की संख्या ज्ञात करने के 2 तरीके हैं अपने पास। पहला तरीका सूत्र से ज्ञात कर सकते हो, दूसरा तरीका संबंध से ज्ञात कर सकते हो। तो सूत्र से ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मोल की संख्या बराबर तत्व का द्रव्यमान जो कि दिया हुआ है बटा तत्व का मोलर द्रव्यमान, जो तत्व का मोलर द्रव्यमान है, ठीक है। और संबंध से कैसे ज्ञात कर सकते हैं? संबंध से भी मैंने सिखाया था, तत्व के मोलर द्रव्यमान में उपस्थित मोल की संख्या बराबर 1 मोल होती है। इस संबंध से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन सीधे से मोल सूत्र जो है इससे सरल पड़ता है, इससे करके देखेंगे। तो हाइड्रोजन में मोलों की संख्या यदि अपन ज्ञात करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन का दिया हुआ कितना है अपन को द्रव्यमान? हाइड्रोजन को दिया हुआ द्रव्यमान कितना है भाई? 4.07 ग्राम है। और हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है, हाइड्रोजन का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1.008 ग्राम होता है। तो ग्राम से ग्राम गया, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 4.04। तो हाइड्रोजन में मोलों की संख्या कितनी होगी? 4.04 मोल होंगे। बातें क्लियर? कितने मोल होंगे भाई? 4.04। ये क्या होंगे? मोलों की संख्या। हाइड्रोजन के ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करते हैं कार्बन में। तो कार्बन में मोलों की संख्या वही एग्जैक्ट वैसी ही ज्ञात होगी, है ना? 24.27 ग्राम बटा 12.01 ग्राम। ग्राम से ग्राम गया, कितना आएगा? 2.021, ठीक है। तो कार्बन में मोलों की संख्या 2.021। अब क्लोरीन में मोलों की संख्या कितनी निकलेगी भैया? अब यहाँ पर आप ये पॉइंट में आ रहा है ना, यहाँ पॉइंट में आ रहा है। वो पॉइंट में क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन जो वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं वो पॉइंट में कर रहे हैं। और अपन वैसे जैसे अपन ने जब मोल अवधारणा शुरू करी थी, उसमें जब अपन मोलों की संख्या ज्ञात करना सीख रहे थे, तो उसके अंदर अपन ने क्या सीखा था कि अपन एग्जैक्ट मान नहीं ले रहे थे, हम क्या ले रहे थे? अप्रॉक्स मान ले रहे थे। जैसे हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मान है 1.008 ग्राम, तो हम यहाँ पर 1 ले रहे थे, है ना? तो इस प्रकार से अपन काम कर रहे थे। तो अपना जो आंसर आ रहा था वो भी सिंपल आ रहा था। लेकिन जब हम अभी ज्ञात कर रहे हैं तो हम पॉइंटों के पीछे की संख्या के साथ गणना कर रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, जो हमारे पास मोलों की संख्या आएगी वो भी पॉइंट्स में आएगी। चलिए, हाइड्रोजन का ज्ञात कर लिया, क्लोरीन का ज्ञात कर लिया, सॉरी कार्बन का ज्ञात कर लिया, क्लोरीन का ज्ञात कर लिया, तीनों का ज्ञात कर लिया। अब स्टेप थर्ड पे बढ़ते हैं। स्टेप थर्ड क्या क्या था कि ऊपर प्राप्त प्रत्येक मोल संख्या, ये ऊपर प्राप्त है ना, ये अपन को ऊपर प्राप्त हुई, ये सारे के सारे ऊपर प्राप्त मोल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे। अब इन सब में से सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 2.021 सबसे छोटी है, तो इसका क्या लगाएंगे? सब में भाग लगाएंगे। कैसे? जैसे हाइड्रोजन में मोलों की संख्या में यदि भाग लगाएंगे तो कितने मोल आएंगे? 2 आएंगे। कार्बन में मोलों की संख्या किससे? 2.0, तो 1 आएगा भैया। क्लोरीन में देखेंगे भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर अपन ने क्या निकाल लिया साहब? मोलों की संख्या निकाल ली। जो नया अनुपात आया अपने पास वो क्या है? 2:1:1। अब ये जो संख्या है, अब स्टेप 4 पे बढ़ो। स्टेप 4 क्या है? अतः अनुपात कितना आया? 2:1:1। स्टेप 4 क्या था कि सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रमशः ऊपर प्राप्त, ये जो ऊपर प्राप्त अपन को संख्या है, ऊपर प्राप्त संख्याओं को उसके साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र लिखिए। तो बस जो स्टेप कहता है वो कर दीजिए। तो अब प्रतीक लिखिए कार्बन का CH2Cl मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। जब आप ये करेंगे ना, आप क्या करेंगे? कार्बन लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे और Cl लिखेंगे। तो इस प्रकार से जब आप उसके साथ क्या करेंगे, जो अपने पास अंक आए वो लिखेंगे, तो वो अपने पास जो सूत्र प्राप्त होगा वो मूलानुपाती सूत्र प्राप्त होगा। चलिए, 4 स्टेप्स में अपने पास मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो गया। बेहद सरल और बेहद सटीक तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कर करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र तो अपन को ज्ञात हो गया। अब अपन ज्ञात करेंगे क्या? इसका आणविक सूत्र, और आणविक सूत्र ज्ञात करेंगे मूलानुपाती सूत्र की सहायता से। तो देखिए, आणविक सूत्र लिखना, तो आणविक सूत्र कैसे लिखते हैं? सबसे पहला आणविक सूत्र, जब अपन को मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात करना होता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए मूलानुपाती सूत्र में उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमानों का योग कीजिए। यानी मूलानुपाती सूत्र का पहले अपन को द्रव्यमान फिक्स करना पड़ेगा कि जो मूलानुपाती सूत्र से जो यौगिक का द्रव्यमान निकल रहा है वो कितना है। तो वो ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? उस मूलानुपाती सूत्र में जितने भी संघटक तत्व हैं उनका परमाणु द्रव्यमानों का योग करेंगे, तो अपना क्या निकल जाएगा? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, तो करो ज्ञात। तो CH2Cl के लिए मूलानुपाती सूत्र का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 12.01 प्लस 2 × 1.008 प्लस 35.453 बराबर 49.48 ग्राम, है ना। कुछ नहीं करा है अपन ने, जिस प्रकार से मूलक द्रव्यमान निकालते हैं प्रत्येक तत्व का क्या निकाल लिया? परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया। जैसे कार्बन का निकाला 12.01 ग्राम, H2 का निकाला C2 गुणा 1.008 और Cl का निकाला 49.48 ग्राम, सॉरी 35.453। तो कुल मिला के कितना आ गया अपने पास? 49.48 ग्राम आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप आता है मूलक द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित कीजिए। मूलक द्रव्यमान को मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से विभाजित कीजिए। स्टार्टिंग में सवाल में अपन को मूलक द्रव्यमान दे रखा था, अब अपन क्या करेंगे? उसका भाग लगाएंगे 49.48 ग्राम में, जो स्टेप कहता है। तो करिए, मूलक द्रव्यमान अपन को स्टार्टिंग में 98.96 ग्राम दे रखा था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अभी आप बोल रहे होंगे n क्या है सर, यहाँ n क्यों लिख रखा है? ये n है संख्या, n मतलब होता है नंबर, ये संख्या को बता रहे यानी 2। अब आपको ये जो 2 है, अब क्या करना है? तीसरा स्टेप है, मूलानुपाती सूत्र को ऊपर प्राप्त n से गुना करेंगे। ये जो n है ना, n का मान कितना आया? 2 आया अपने पास, ध्यान से देखेंगे। n का मान कितना आया अपने पास? 2 आया। तो क्या बोला गया? मूलानुपाती सूत्र को, जो अपने पास मूलानुपाती सूत्र क्या था? CH2Cl था ना, वो ऊपर प्राप्त n से गुना करेंगे, यानी 2 से गुणा करने पर आणविक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। कितना? आणविक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो करो भाई, n तो सूत्र क्या होगा? n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो n की जगह तो क्या है? 2 है,
और मूलानुपाती सूत्र की जगह क्या है CH2Cl। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा C2H4Cl2, ये अपना आंसर बनेगा। तो यही जो आया है, क्या आया भाई, ये जो C2H4Cl2 आया है, यही क्या है अपने पास आणविक सूत्र है। क्या समझ में आ रहा है क्या, यही क्या है अपने पास आणविक सूत्र है। तो इस प्रकार से अपन मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं और मूलानुपाती सूत्र के साथ साथ आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन यही खत्म होता है। अब अपन चर्चा करते हैं आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या सीखा। रिमेंबर पॉइंट्स पे चलते हैं। ठीक है, तो आज के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो तो आपको ये लिख लेना है, ये जितने भी ये शॉर्ट्स नोट्स हैं इनको लिख लीजिए, और जो लॉन्ग नोट्स हैं यानी कि जो विस्तृत डिटेल वाले नोट्स हैं उनको आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो रिमेंबर पॉइंट्स में आपको लिखना है। सबसे पहले अपन ने सीखा प्रतिशत संगठन किसे कहते हैं। तो किसी भी यौगिक का प्रतिशत संगठन द्रव्यमान अनुसार उसके 100 भाग में उपस्थित प्रत्येक संघटक का सापेक्ष द्रव्यमान होता है। पहली बात समझी, प्रतिशत संगठन कैसे निकालते हैं ये समझा। तो इसके लिए सूत्र बराबर था यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान जिस भी तत्व का प्रतिशत संगठन या फिर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, उस तत्व का द्रव्यमान निकालेंगे गुणा 100 बटा यौगिक का मोलर द्रव्यमान सीखा। फिर अपन ने मूलानुपाती सूत्र कैसे कहते हैं वो समझा कि मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। फिर अपन ने समझा आणविक सूत्र क्या होता है कि आणविक सूत्र किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु की सही संख्या को दर्शाता है। यानी परमाणु की सही संख्या को दर्शाता है कि यौगिक में प्रत्येक तत्व के कितने कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, ये समझाता है, ये बताता है। फिर हमने लास्ट में समझा कि मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके ये 5 स्टेप थे, वो 5 स्टेप आपको देखने हैं। सबसे पहला स्टेप द्रव्यमान प्रतिशत को ग्राम में बदलना है, प्रत्येक तत्व को मोलों की संख्या बदलना है, ऊपर प्राप्त प्रत्येक मूल संख्या को उनमें से सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना है, सभी तत्वों के संकेत लिखकर क्रमशः ऊपर प्राप्त संख्या को उसके साथ दर्शाकर मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। फिर उसके बाद मूलानुपाती सूत्र से आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए 3 स्टेप थे। सबसे पहले जो मूलानुपाती सूत्र है उसका द्रव्यमान कैलकुलेट करो, देन फिर जो स्टार्टिंग में अपन को मोलर द्रव्यमान दे रखा था उसमें उसका भाग लगाओ मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का। ठीक है, वो भाग लगाया और जो संख्या अपन को प्राप्त हुई वो जो संख्या प्राप्त होगी उसका गुणा किससे कर दो, मूलानुपाती सूत्र से कर दो। तो जो गुणा करने के बाद आएगा वही आणविक सूत्र होगा अपना। तो इतनी बातें अपन ने समझ ली आज के इस वीडियो में। अब इसके बाद अपना एक और टॉपिक बचता है, लास्ट टॉपिक है, उसको समझेंगे। उसके बाद अध्याय नंबर 1 अपना कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।